हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ डायरेक्टर नवीन अपने बॉस की गर्लफ्रेंड को चोट लगने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि कहीं रेहान उनसे नाराज ना हो जाए, पर रेहान और सिया ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिससे डायरेक्टर नवीन की सांस में सांस आए। वही जब उन स्मॉल सेलिब्रिटीज को सिया का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की परमिशन मिल गई तो वह लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ सिया और रेहान का रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। रेहान को भी सिया पसंद आने लगी थी और वह भी खुलकर सिया से बातें करने लगा था और अपने रिश्ते को शायद कहीं ना कहीं मानने भी लगा था। हमेशा रिश्तों से दूर भागने वाला रेहान अब वह फाइनली सोचने लगा था कि वह कोई संत या महात्मा नहीं है, उसे भी अपनी जिंदगी पूरे आराम से काटनी है। हालांकि अभी तक सिया और रेहान ने खुद ही अपने रिश्ते को खुलकर कबूल नहीं किया है, पर कहीं ना कहीं यह एक सामरिक समझौता था कि वे दूसरे लोगों के सामने हमेशा ऐसा दिखाते थे जैसे वह कोई कपल हैं। सिया भी थोड़ी सेंसिबल थी और इसीलिए उसने अपनी फीलिंगलेस की वजह से यह रिश्ता कहीं ना कहीं दोनों की मंजूरी से था, पर दोनों ही नहीं जानते थे। क्योंकि सिया जानती थी कि रेहान अभी भी इस रिश्ते को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं और फिर बहुत सारी लड़कियां हैं जो रेहान को पसंद करती हैं। इसीलिए रेहान पर इतनी जल्दी फाइनल डिसीजन लेने के लिए दबाव बनाना बिल्कुल सही नहीं होगा। रेहान ने सिया से पूछा, पिछली बार मेरी वजह से तुम्हारी बोट क्रैश हो गई थी और जिसकी वजह से तुम उस वक्त चीक से घूम भी नहीं पाई थी। कैसा रहे अगर मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए समुद्र में घूमने के जाऊं? सिया ने कुछ देर सोचा और फिर रेहान से कहा, हम ठीक है, पर हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हमें शूटिंग में देर नहीं करनी है। रेहान ने कहा ही था कि ठीक है। लेट रेहान अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा और फोन पर अमन का कॉल आया था। रेहान ने अमन का फोन देखकर जल्दी से फोन उठाया और उससे पूछा, अमन क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? अमन ने बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा, यंग मास्टर रेहान, क्या आप आज रात होने वाली ऑनक्शन एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेहान को अमन की बात समझ नहीं आई और उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, ऑनक्शन एसोसिएशन? अमन ने थोड़ा उसे एक्सप्लेन करते हुए बताया, यस यंग मास्टर, वहां बहुत मजा आता है। इस ऑनक्शन के अंदर बहुत सारे रेयर आइटम्स होते हैं। रेहान को भी इस बात में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। उसने कंफर्म करते हुए अमन से पूछा, क्या सच में वहां ऐसा कुछ होता है? जैसे ही रेहान को पता चला कि ऑनक्शन एसोसिएशन क्या है, तो अमन के बताने के बाद रेहान भी वहां जाने के लिए राजी हो गया और सोचने लगा कि एक बार वहां जाकर देखना चाहिए। होने वाली इस ऑक्शन एसोसिएशन के अंदर कोई सामान्य एंटीक पीस नहीं होते थे, बल्कि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के बहुत ही कम पाई जाने वाले एंटीक और रेयर चीजें होती थी। जैसा कि अमन ने अभी अभी बताया, वहां पर सिर्फ एक ही चीज ऐसी नहीं थी जिसे खरीदा जा सकता था, बल्कि वहां पर बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी जिससे लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत हद तक सेटिस्फाई हो जाती है। रेहान को थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था क्योंकि उसे लगा कि शायद वहां पर फन जैसा कुछ नहीं होगा, पर आखिर में उसे वहां जाना ही पड़ा। इस ऑप्शन एसोसिएशन का कोई एग्जैक्ट के स्पेसिफिक नेम नहीं था और इसे खुले समुद्र में एक क्रूज शिप के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया था और इस ऑनक्शन एसोसिएशन की लोकेशन कभी भी फिक्स नहीं होती थी। इसे हर बार अलग अलग जगह पर रखा जाता था और इस बार यह ऑक्शन हेजो के पास के एक समंदर में रखी गई थी। असल में यह एक तरह से ब्लैक मार्केट की तरह तस्बार पर था। इस ऑक्शन में सिर्फ सामान ही नहीं बिक रहे थे, बल्कि बहुत सारी ऐसी भी चीज थी जिन्हें बाजार में नहीं बेचा जा सकता था और बहुत सारे इलीगल चीजें भी यहां पर नीलामी के लिए लगाई जा रही थी। और शायद इसी कारण से अमन ने इसे बहुत मजेदार बताया। और दूसरी तरफ ये सारी चीजें जो इस नीलामी के अंदर बेची जाने वाली थी, यह बहुत ही रियल और अजीब हुआ करती थी। मतलब इन्हें नॉर्मल मार्केट से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था। अमन की बात मानकर रेहान वहां जाने के लिए राजी तो हो गया और उसके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली और उसके बाद वह सिया को लेकर सेट छोड़कर वहां से चला गया। सिया के साथ रेहान वापस होता है लाया और आज रात उस ऑक्शन में जाने की तैयारी करने लगा। वहीं दूसरी तरफ पूरे इंटरनेट के ऊपर सिया का वह पंच मारकर लकड़ी को तोड़ने वाला सीन पहले ही अपलोड हो चुका था और अपलोड होते ही और इंटरनेट के ऊपर इसमें तहलका मचा दिया था। एक सुपरस्टार जो हमेशा बहुत कमजोर दिखाई देती है, ऐसे में इतना पावरफुल सीन
जब लोगों के सामने आया तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए, खासकर सिया के फैंस। जब उन लोगों ने यह वीडियो देखा तो वह लोग एकदम पागल हो गए थे। जब उनकी आइडल सिया सीन शूट कर रही थी तो उसके साथ यह हादसा हो गया, और इसके बाद भी वह घायल नहीं हुई, और साथ ही साथ उसने सिर्फ एक पंच से पूरा लकड़ी का वह प्रॉप तोड़ दिया था जो बहुत ही मोटी और पक्की लकड़ी से बना हुआ था। जब सिया के फैंस ने यह एक्साइटेड कर देने वाला नजारा देखा तो वे लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, और यहां तक वह लोग सीटी बजाने लगे थे। बहुत सारे लोग तो इस बात से खुद को कोस रहे थे कि वह लोग यह नजारा अपनी आंखों से नहीं देख पाए। पूरे इंटरनेट के ऊपर कमेंट बॉक्स सिया के फैंस के हैरानी और तारीफों से भर गए थे। कोई कह रहा था कि सिया बहुत ताकतवर है, तो कोई कह रहा था कि उनकी देवी, उनकी आईडी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। सच में मेरी गॉडेस, मेरी देवी ने मुझे एकदम हैरान कर दिया। यहां बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इस वीडियो की सच्चाई पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि एक कोई फेक वीडियो है, यह वीडियो फेक है। मैंने सच कहा ना, यह कैसे हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी इस तरह का स्टंट कर दे। मुझे तो लगता है यह सब कुछ स्पेशल इफेक्ट का कमाल है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि सिया इतने बड़े लकड़ी के गधे को तोड़ सकती है। हो ना हो, तुम सही कह रहे हो, यह जरूर कोई नकली वीडियो है। हो सकता है ये लोग अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए ऐसा कर रहे हो। ये डूम्सडे लीजन फिल्म वाले अपनी मूवी को पब्लिसिटी देने के लिए सच में कुछ भी कर सकते हैं। पहले उन 2000 ब्लैक सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करना और अब सिया से यह स्टंट करवाना, यह सब कुछ सिर्फ मीडिया में आने के लिए कर रहे हैं। अगर यह लोग कोई अच्छी फिल्म नहीं बना सकते तो इसी तरह से उल्टी सीधी चीजें कर अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे। सिया बहुत ज्यादा कमजोर और सॉफ्ट दिखाई देती हैं। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह सच में यह सब कुछ कर सकते हैं, और अगर उसने सच में ऐसा किया है तो जरूर उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया होगा। जो लोग इस वीडियो की सच्चाई पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनकी बातों में भी काफी हद तक सेंस था, क्योंकि असली जो लकड़ी होती है उसे इस तरह से इतनी आसानी से नहीं काटा जा सकता है, और यहां तक मार्शल आर्टिस्ट भी ये कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, खास करके बिना किसी प्रिपरेशन के। और फिर इस वीडियो के अंदर तो साफ साफ दिख रहा है कि सिया बिल्कुल भी तैयार नहीं थी ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए, और जैसे ही यह लकड़ी उसके पास आई उसने अचानक से इसे तोड़ दिया, वह भी एक ही पंच में। और शायद यही बात ज्यादातर लोगों को इस वीडियो के ऊपर विश्वास नहीं करने दे रही थी। हालांकि इन सारे लोगों की बातों को दरकिनार करके जिन स्मॉल सेलिब्रिटीज ने इन वीडियोस को अपलोड किया था, उन लोगों ने खुद इस बात की गारंटी दी थी, और साथ ही साथ अपनी इज्जत भी उन लोगों ने दौड़ लगाई थी। और उन लोगों ने बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के इस वीडियो को अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड किया था। अगर यह सेलिब्रिटी किसी भी तरह का फेक वीडियो अपलोड करते तो कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलर पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। भले ही सिया जितने ना सही, पर यह लोग लोगों के बीच अपनी पहचान रखते थे, इसीलिए इन लोगों ने बिना किसी फैक्ट्री एकदम रियल वीडियो अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। एक हाथ की तरफ कुछ लोग इसे मान रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी इन सब पर शक कर रहे थे, और शायद इसी वजह से इन लोगों के बीच जब इस बात पर बहस छिड़ी तो यह वीडियो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, और जल्दी ही यह एक हेडलाइन बन गया। सिर्फ एंटरटेनमेंट स्किल की वेबसाइट ही इस वीडियो के बारे में डिस्कस नहीं कर रही थी, बल्कि पूरा इंटरनेट ही इस वीडियो को डिस्कस कर रहा था। आखिर सिया एक वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी है, और यह वीडियो इसके ऊपर सिर्फ देश में ही चर्चा नहीं हो रही थी, बल्कि देश के बाहर भी इस वीडियो की सच्चाई के ऊपर लोग बहस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्काई फज का लीड एक्टर अर्जुन इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा था, क्योंकि वह पूरी कंट्री में नंबर 1 यंग और हैंडसम स्टार था, और फिलहाल स्काई फज के लिए 400 मिलियन रब के प्रोडक्शन की फिल्म में काम कर रहा था। पर फिर भी उसकी पॉपुलर बिल्कुल भी इतनी नहीं थी जितनी आए दिन डूम्सडे लीजन क्रू मेंबर्स किसी न किसी वजह से हर दिन ही हेडलाइन बनाते रहते थे। नंबर 1 सेलिब्रेट होने की वजह से आए दिन अर्जुन बहुत सारी एंटरटेनमेंट वेबसाइट और न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनता था, जिसकी वजह से बस उसे बहुत कमाई होती थी, क्योंकि जिन वेबसाइट के लिए यह हुई हेडलाइन बनता था उसके ऊपर बहुत सारे लोग उस न्यूज को पढ़ने के लिए आते थे, जिसकी वजह से वह वेबसाइट बहुत पैसा कमाती थी, और उसका कुछ हिस्सा अर्जुन के खाते में भी आता था, सिर्फ अर्जुन की खबर पढ़ने के लिए कि वे लोग उस वेबसाइट के ऊपर आते थे, जिसकी वजह से अर्जुन अपनी इस पॉपुलर को कैश कर पाता था।
और यही अर्जुन का सबसे बड़ा बिजनेस था। और इसी बिजनेस से जो पैसे आते थे उससे अर्जुन अपनी लाइफ सर्वाइव करता था। पर अब सारी हेडलाइन और पॉपुलर डूम्सडे लीजेंड फिल्म क्रू के मेंबर्स को मिल रही थी। तो ऐसे में अर्जुन इतनी कम ट्रैफिक से पैसे कैसे कमा सकता था? जब अर्जुन ने देखा कि डूम्सडे लीजेंड प्रोडक्शन की पॉपुलर धीरे धीरे कम हो रही है, तब वह सच में इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, ताकि वह खुद को पूरे इंटरनेट के ऊपर हाइप कर सके और उससे पैसे कमा सके। और उस वक्त मलाइका ने उसे खुद के साथ स्कैंडल करने का जो सुझाव दिया था, वह उसे वाकई बहुत अच्छा लगा था। बदकिस्मती से जैसे ही वह लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे, तभी रेहान और सिया को लेकर जो हेडलाइन में गई थी कि उसने इनसे वह मौका छीन लिया था। वैसे तो जाने अनजाने यह बात डूम्सडे जन से ही जुड़ी हुई थी, पर इस बार उन लोगों के मुकाबले उनका दुश्मन ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि इस बार सिर्फ रेहान नहीं था, बल्कि सिया भी उसके साथ इस हाइप में शामिल थी। और अब सुपरस्टार सिया ने असल में उस लकड़ी के गड्ढे को एक पंच मारकर तोड़ दिया था। यह सब कुछ कोई मजाक नहीं था। अर्जुन को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता है, और खासकर कर कमजोर से दिखने वाली लड़की या उसके जैसी कोई और डोमिनियन। पर यह पूरी तरह से नामुमकिन था। अर्जुन ने खुद से ही यह सारी बातें कही कि यह पक्का फेक वीडियो है, यह सब कुछ मूवी को पॉपुलर करने के लिए किया गया है। यह हरकत बहुत ही बच्चे जैसी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 3 साल का बच्चा शिपोसिया यह सब कुछ कर रहा हो। जैसे ही इंटरनेट के ऊपर सिया का वाई वो स्टंट वाला वीडियो वायरल हुआ, तो फिर से पूरे इंटरनेट के ऊपर एक सनसनी फैल गई। सिया एक वर्ल्ड फेमस सुपरस्टार थी, इसीलिए सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी सिया के बहुत सारे फैन थे, और सभी लोग इस बात के ऊपर चर्चा करने लगे थे। बहुत सारे लोगों को यह वीडियो देखकर इस पर विश्वास हो रहा था, तो बहुत सारे लोग इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई किसमें है। जो लोग इस वीडियो को फेंक बता रहे थे, उनकी बात में सेंस और लॉजिक दोनों था, क्योंकि सिया बहुत ही दुबले पतले दिखती थी और उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह सच में इस तरह का कोई स्टंट कर सकती है। वही जब अमन ने रेहान को उस ऑक्शन के बारे में बताया, तो न भी वहां जाने के लिए तैयार हो गया। पहले तो उसे कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं आ रही थी, और जब अमन ने बताया कि यह बहुत ही दिलचस्प जगह है और समुद्र के बीच एक बड़े जहाज पर यह पूरा ऑप्शन होने वाला है, जब अमन इसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बताया, तब रेहान मान गया और वापस अपने होटल आ गया। सिया भी रेहान के साथ ही थी। वहीं दूसरी तरफ स्काई फज के एक्टर अर्जुन ने जब ये सब चीजें देखी, तो वह बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया। अर्जुन इस वक्त पूरे इंडिया एंड पूरे इंडिया में नंबर 1 एक्टर था, और जिसे सब लोग पसंद करते थे। बहुत सारी एंटरटेन कंपनियों ने उनके साथ कांटेक्ट किया हुआ था, और अर्जुन की सिर्फ एक न्यूज को अपनी वेबसाइट पर दिखाने से उन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता था, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा कमाई होती थी। पर जब से सिया और डूम्सडे लीजेंड हर दिन कोई ना कोई स्टंट करके फेमस हो रही थी, तब से अर्जुन की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई थी, और लोग इतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से इन एंटरटेनमेंट वेबसाइट ने उसे हाइप करना बंद कर दिया था। और इसके बाद अर्जुन ने भी उस आर्टिकल के नीचे अपने ऑफिशियल साइट से कमेंट छोड़ दिया, यह वीडियो पक्का फेक है और सिर्फ मूवी को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। यह हरकत वाकई किसी 3 साल के बच्चे की हुई हरकत की तरह है। इतने सारे कमेंट जब इस वीडियो के खिलाफ थे, और फिर अर्जुन ने भी इस वीडियो के खिलाफ ही यह कमेंट अपने सोशल मीडिया के थ्रू छोड़ा था, तो उसके हजारों फैंस ने बिना अपना दिमाग लगाए ही अर्जुन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनकी तरह के बिना दिमाग वाले फैंस को अगर उनका यंग और हैंडसम आइडल कहे कि कुएं में कूदना अच्छा है, तो शायद वह लोग उसे भी सही मान ले, और शायद उन लोगों को डांटना शुरू कर दें जो मैं सही राय दें। ऑफ कोर्स अर्जुन का किया हुआ यह कमेंट सिया के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और उन लोगों ने अर्जुन को इसके लिए सुनाना शुरू कर दिया। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और भी नहीं कर सकता। तुमने सही कहा दोस्त, ये एक्टर्स पूरे दिन एक लड़की की तरह तैयार होकर बैठे रहते हैं। हमें तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त मेरी आइडल और मेरी गॉडेस पूरे इंटरनेट के ऊपर हाईलाइट हो रही है, और तुम्हें अभी भी लगता है कि उसे किसी भी तरह की अटेंशन की जरूरत है। वह ऑलरेडी एक सुपरस्टार है। तुम इस बात को भूल नहीं सकते। तुम कोई आदमी नहीं हो, बल्कि एक औरत हो, और सच कहे तो तुम्हें हम किसी औरत की तरह ट्रीट भी नहीं कर सकते। तुम एक नंबर के डरपोक और बेवकूफ आदमी हो। तुम्हें कोई हक नहीं है।
हमारी आइडल के बारे में ऐसी बात करने की अर्जुन का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही जेंडर न्यूट्रल था और वह लड़कियों की तरह बहुत ज्यादा मेकअप भी करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसे पसंद भी नहीं करते थे। अगर सच में देखें तो अर्जुन ने यह पोस्ट इसलिए की थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह दिल से बिल्कुल भी अपनी इस पोस्ट को पॉपुलर नहीं करना चाहता था, पर जब उसने अपनी पोस्ट के नीचे इतने सारे कमेंट देखे तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने फिर से पोस्ट कर दिया एक फेक वीडियो। फेक ही कहलाएगा। इस वीडियो में यहां तक दिखाया गया है जब सिया ने पंच मारा तो लकड़ी के टुकड़े इधर उधर बिखर रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह स्पेशल इफेक्ट से यूज करके दिखाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद एक और पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसमें किसी ने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज कर यह जानने की कोशिश की कि यह वीडियो असली है या स्पेशल इफेक्ट यूज किया गया है, और फिर जो रिजल्ट आया वह उसने पूरे इंटरनेट के ऊपर वायरल कर दिया। यह रिजल्ट एक तरह से अर्जुन के मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो की सच्चाई कैसे जानी गई थी, पर उस सॉफ्टवेयर के जरिए इतना पता चल गया था कि इस वीडियो में किसी तरह का कोई भी स्पेशल इफेक्ट नहीं डाला गया है और यह वीडियो पूरी तरह से असली है। जितने भी यूजफुल सबूत थे वह सब इंटरनेट पर वायरल कर दिए गए थे, जिससे हर किसी का डाउट क्लियर हो सके। खासकर अर्जुन का कुछ देर पहले अर्जुन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि इसमें स्पेशल इफेक्ट यूज किया गया है, और अगले ही पल उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा इस वीडियो ने मार दिया था। इस वीडियो के सामने आते ही एक बार फिर से पूरे इंटरनेट के ऊपर हलचल मच गई। गॉड, सच में वीडियो असली निकला। अगर मैंने कहा होता कि यह वीडियो असली है तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। सिया इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? सिया सच में एक सुप है। वह दूसरे यंग और हैंडसम लड़के जो अपने आप को स्टार कहते हैं, वह लोग सिया के जूते के बराबर भी नहीं है क्या? लेडी अर्जुन को अब कुछ और भी कहना है। यह वीडियो एक मोस्ट अथॉरिटेटिव एनालाइज वेबसाइट ने इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया है। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि स्पेशल इफेक्ट इस वीडियो में है या फिर तुम्हारे चेहरे पर? हाँ, अब आप सब लोग अर्जुन का इंतजार करना बंद करो। इस वीडियो के सामने आने से उसके चेहरे पर जो थप्पड़ पड़ा है, अर्जुन उसे मेकअप से कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही अर्जुन ने यह कमेंट देखे, उसने तुरंत ही गुस्से से अपने मुंह पर लगाया हुआ फेशियल मास्क हटाकर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ रेहान और या अपने होटल रूम में अपने कमरे को थोड़ा सा ठीक कर रहे। जब उन दोनों ने यह काम कर लिया, तभी रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसमें देखने लगा। जब रेहान ने देखा कि अर्जुन के किए हुए पोस्ट के ऊपर लोग अजीब अजीब तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो इसे देखकर रेहान को बहुत मजा आ रहा था। सिया वॉशरूम गई हुई थी और जब वह वापस आई तो उसने देखा कि रेहान ने अपना फोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और बेड के ऊपर बैठकर फोन में कुछ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। यह सब देखकर सिया ने उससे पूछा, क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? तब रेहान ने किया को सारी बात बताई। रेहान को अर्जुन से वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, पर रेहान उसे इतना पसंद भी नहीं करता था। इंटरनेट के ऊपर जब लोग अर्जुन को हर तरह की बातें कहकर परेशान कर रहे थे, तब रेहान को भी बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि स्काई फच प्रोडक्शन का मेन हीरो होने की वजह से एक तरह से अर्जुन रेहान का दुश्मन ही था। इसीलिए यह सब कुछ होता देखकर रेहान को नेचुरल ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अर्जुन का नाम सुनते ही सिया ने रेहान के बगल में बैठते हुए अपने बालों को धीरे धीरे टॉवल से पूंछते हुए रेहान से कहा, अर्जुन, इसे मैं जानती हूं। मुझे लगता है कि इसके अपने फैंस के अलावा और कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। कभी रेहान ने कहा, वह सिर्फ एक यंग लड़का है और वह लगभग अपनी आधी इज्जत खो चुका है। रेहान ने जिस अंदाज में कहा था उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह भी सिया की बात से सहमत हैं। सारे सेलिब्रिटी एकदम नकारे नहीं होते हैं। इनमें से बहुत सारे सच में बहुत मेहनत कर आगे बढ़ते हैं। फिर भी जब इन लोगों के नाम के साथ यंग मैन जुड़ जाता है तो बहुत सारे लोग इन्हें नफरत करने लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि इनकी किसी भी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता है। रेहान की बात सुनकर सिया ने उससे कहा, तुम बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव किस्म के आदमी हो। मुझे लगा था कि तुम्हें इस तरह के सेलिब्रिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया की बात रेहान को बिल्कुल समझ नहीं आई थी। उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सिया ने रेहान ने कहा, आजकल जिन सेलिब्रिटी की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, वे भी मूवी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
यहां तक कि विदेशों में भी बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस ज्यादा डिमांड वाले सेलिब्रिटी को ही अप्रोच करते हैं। सिर्फ तुम्हारी मुंह में ही ऐसा एक भी स्टार नहीं है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। सिया की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, असल में मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाने के लिए इस तरह के ट्रैफिक सेलिब्रिटीज को हाई करते हैं। जब हम लोग एक फिल्म बना ही रहे हैं तो हमें उस फिल्म में उनकी एक्टिंग स्किल को देखना चाहिए। रेहान ने अमन को अपॉइंटमेंट के लिए जो टाइम दिया था उसके आने से पहले तक ये दोनों कुछ देर तक इसी तरह बातें कर रहे थे। यह ऑक्शन एसोसिएशन को एक खुले समंदर में रखा गया था और रेहान वहां पर बोट ड्राइव कर कर जाने वाला था। वे लोग पहले ही सिंगल हनवेल को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए थे। साथ ही साथ रेहान सिया को भी कंपनी देने वाला था। इसीलिए अमन और रेहान के साथ साथ सिया और अभिनव भी जाने वाले थे। अभिनव एक बहुत बड़ा चोर था जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान था। इसीलिए अब अगर उस ऑक्शन में कुछ भी बहुत कीमती होगा तो अभिनव इस बारे में रेहान को बता देगा। अभिनव को अपने साथ उस ऑक्शन में लेकर आना रेहान के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला था। जब रेहान वहां पर पहुंचा तो अमन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और मिस्टर जुनेद वो भी वहां पर आए हुए थे। यह दोनों भी अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ वहां आए थे। वहां पर दो लोग थे जो देखने में काफी जेंटलमैन लग रहे थे। उन लोगों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे लोग यहां पर कंसल्टेंट के तौर पर आए हैं। रेहान ने अमन और जुनैद को देखते हुए उनसे पूछा, क्या तुम लोग पहले से ही अपने टारगेट को डिसाइड कर चुके हो? जब रेहान ने हम दोनों कंसल्टेंट को वहां पर देखा तो उसे समझ आ गया था कि उनका यहां आना वेस्ट नहीं है। अमन और मिस्टर जुनैद पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि उन लोगों को इस नीलामी में क्या खरीदना है, क्योंकि इस बार ऑक्शन एसोसिएशन ने कुछ आइटम्स के बारे में पहले ही पब्लिक में अनाउंस कर दिया था। दो बड़े परिवारों के वंशज होने की वजह से अमन और जुनैद दोनों को ही पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं थी और उन लोगों को पैसों से ज्यादा यह बात जरूरी लग रही थी कि कुछ पुरानी और रेयर चीजों को खरीदकर उन्हें खजाने की तरह इस्तेमाल करना और फिर किसी बड़े बुजुर्ग आदमी को उनके जन्मदिन पर इसे उपहार के तौर पर देना। जैसे ही मिस्टर जुनैद ने रेहा का सवाल सुना, उसने मुस्कुराकर रेहान से कहा, मैंने सुना है कि इस बार यहां स्याही का ऑक्शन है। मेरे परिवार के वृद्ध लोगों को पुराने साहित्यकारों के खजाना को इकट्ठा करने का शौक है। मैं आज उन लोगों के लिए ही यहाँ पर वह चीजें खरीदने आया हूँ और उन लोगों को यही गिफ्ट दूंगा। जब रेहान ने यह बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि इस स्याही को पुराने जमाने में रॉयल फैमिली से माल किया करते थे। उन लोगों के जैसा शिल्प कौशल और किसी में नहीं था, पर अनफॉर्चुनेटली यह शिल्प पहले ही दुनिया से लुप्त हो गया था। और यह बात भी कही जाती है कि उन शिल्पकार ने अपने पीछे एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा था। इसीलिए अभी तक जिन लोगों के पास यह है वह लोग इसे बहुत ही संभाल कर काम ले रहे हैं। इस तरह के आइटम की कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। भला कोई कैसे इतने अनमोल आइटम को खरीद सकता है? एक तरफ अर्जुन को पूरे इंटरनेट के ऊपर ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि उसने सिया के खिलाफ जो भी बातें कही थी वह सब गलत निकली, क्योंकि एक बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट ने उस वीडियो को एक सॉफ्टवेयर के जरिए चेक किया था और उसमें यह बात बिल्कुल गलत निकली थी कि इसमें किसी भी तरह का स्पेशल इफेक्ट यूज किया गया है। और उस वेबसाइट ने खुद इसके पूरे सबूत इंटरनेट के ऊपर डाले थे, जिसके बाद सिया के फैन ने अर्जुन को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उसे उल्टी सीधी बातें कहनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ रेहान अपनी स्पेशल बोर्ड से उस ऑक्शन में जा रहा था। उसके साथ सिया और उसका एक खास आदमी अभिनव भी था। वहीं दूसरी तरफ अमन और मिस्टर जुनैद भी वहां पर अपने कुछ सब ऑर्डिनेंस के साथ आए थे। और जब मिस्टर जुनैद ने रेहान को बताया कि वह लोग यहां पर एक बहुत पुरानी साहित्यकारों की स्याही लेने आए हैं जो पहले के जमाने में बहुत रॉयल फैमिली ही काम में लेती थी, और जुनैद की दादाजी को इन सब चीजों को कलेक्ट करने का बहुत शौक है, इसीलिए वह आज ही यहां पर उनके लिए ही यह एसेंट खजाना खरीदने आया है। मिस्टर जुनैद की बात सुनकर रेहान ने रिएक्ट करते हुए कहा, इसका मतलब यह ऑक्शन एसोसिएशन बाकी सामान्य ऑक्शन की तरह नहीं है। यहां पर सच में इस तरह की खजाने रखे हुए हैं। रेहान की बात सुनकर अमन ने खुश होते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि यहां पर बहुत मजा आने वाला है, और अगर आप यहां पर आते हैं तो आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। अगर वहां पर आपको कोई भी चीज पसंद आती है तो आपको तुरंत उसके लिए बताना होगा, वरना शायद आप भविष्य में उस चीज को छू भी नहीं पाएंगे। अमन की बात सुनकर रेहान ने उससे पूछा, तो तुम क्या खरीदने वाले हो? यहां पर रेहान का सवाल सुनकर अमन में बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा, मैंने सुना है
कि पहली बार कोई फीमेल सेलिब्रिटी यहां पर खुद को नीलाम करने वाली है। मैं उसे ही देखने वहां जा रहा हूं। अमन की ऐसी बात सुनकर रेहान एकदम हैरान रह गया और उसने अमन से गॉड ज्यादा चिंता में नहीं था। और वैसे भी रेहान ने इस ऑक्शन एसोसिएशन को इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वह सिया को बाहर घुमाने लेकर आ सके। और अगर वहां पर इसी तरह की अव्यवस्था रही तो फिर वह लोग वहां पर आराम से मजे कैसे करेंगे। लगभग 3 घंटे तक अपनी सिंगल हंडवेल शिप को फुल स्पीड से ड्राइव करने के बाद सब लोग उस खुले समुद्र में पहुंच गए। हाँ, पर अमन ने उन्हें जाने के लिए कहा था। समुद्र के किनारे बहुत सारे क्रूज शिप शांति से पार्क थे। वहां पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी थे जो क्रूज शिप की डेक पर पार्क थे। जब रेहान की इतनी बड़ी और सुंदर सिंगल हंडवेल शिप समुद्र के किनारे पहुंचे तो बहुत सारे लोग उसी तरफ देखने लगे। शायद वहां खड़े इतने अमीर लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे सिंगल हंडवेल की रेपुटेशन का पता नहीं था। दुनिया की नई और सबसे सुपर वॉयज याच को देखकर लोगों को समझ आ गया था कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा है। और बहुत सारे लोग यह देखकर जलन महसूस कर रहे थे कि वह लोग इस शिप के मालिक नहीं हैं। यहां पर ऐसा कोई भी मिडिल क्लास इंसान नहीं था जो इस ऑक्शन एसोसिएशन में भाग ले सके। यहां पर सब लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। और जैसे ही रेहान की शिप वहां पर पहुंची तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा नर्वस हो गए। इस सुपर याच का मालिक सच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान था। और यह बात तब जाकर और ज्यादा सच हो गई जब शिप के रुकने पर उसमें से जो लोग बाहर आए उन्हें देखकर वातावरण का जो ठंडा माहौल था थोड़ा सा गर्म हो गया था। इस पूरे आइलैंड के सबसे अमीर 2 परिवारों के सेकंड रिच जनरेशन के आदमी यहां आए थे। हालांकि यह कोई बहुत सम्मान वाली बात नहीं थी। यहां पर एक और सेकंड रिच जनरेशन का यंग मैन था जो इनसे ज्यादा ताकतवर था और इस आदमी को अमन और जुनैद भी सम्मान देंगे। और ये बात सिंपल सी थी कि वह यंग मैन इस सिंगल हंडवेल का असली मालिक है। रेहान उस शिप से बाहर आ गया और अपने आसपास खड़े लोगों को अनुमान लगाने देने लगा। वहां खड़े लोग अमन और जुनैद को तो जानते थे पर उनमें से कोई भी रेहान को नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि उन लोगों को खुश होना चाहिए। फिर हैरान कि इस बार एक मिस्टीरियस और नोबल फिगर उनके इस ऑक्शन में आया है। ऑक्शन में जितने भी आइटम थे वे सब बहुत ही रेयर थे और किसी खजाने से कम नहीं थे और शायद ही पूरी दुनिया में उन्हें कहीं देखा जा सकता हो। और वहां के सामान की कीमत भी हर बार से ज्यादा थी। वहां पर पहले ही बहुत सारे कंपटीटर्स थे और ऊपर से अब 2 सुपर रेहान और एक मिस्टीरियस यंग मैन भी उनके साथ था। ऐसे में वह लोग थोड़ा सा उदास थे जिनके पास लिमिटेड पैसे थे और वह लोग यहां पर अपनी पसंद की चीजें खरीदने आए थे। ऑक्शन एसोसिएशन के रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही वहां पर अमन और जुनैद को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, रेहान अमन और रेहान जुनैद, आप दोनों का हमारे ऑक्शन में आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यहां पर जो ये रिसेप्शनिस्ट था यह कोई आम आदमी नहीं था बल्कि इसका स्टेटस ऊंची लोगों के साथ जुड़ा जाता था। इसीलिए वह काफी ओपनली अमन और जुनैद से बात कर रहा था। अमन भी उस रिसेप्शनिस्ट के साथ काफी घुला मिला हुआ था। उसने उससे कहा, हम लोगों के लिए इतना ज्यादा पोलाइट मत बनो, हम यहाँ पर पैसे लेकर आए हैं और अब ये मत कहना कि तुम्हें तुम्हारे बिजनेस की कोई परवाह नहीं है। अमन की बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए अमन से कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी उस रिसेप्शनिस्ट की नजर रेहान पर गई और उसने थोड़ा हैरानी से अमन से पूछा, मैं थोड़ा हैरान हूं कि मैंने इन रेहान को नहीं पहचाना। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन है? यह रिसेप्शनिस्ट काफी लंबे टाइम से बड़े लोगों के साथ उठता बैठता आया है पर इसे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर इसमें कभी भी रेहान को कहीं भी देखा हो और वह जानता भी नहीं था कि रेहान किस बड़े परिवार से आता है। और यही सोचकर उस रिसेप्शनिस्ट ने रेहान को अनदेखा नहीं किया क्योंकि वह देख सकता था कि अमन और जूनियर जैसे सुपर रिच आदमी भी रेहान को बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। ऐसे में इस आदमी को किसी बड़े और पावरफुल परिवार से होना पक्का था और हो सकता है कि इस आदमी का परिवार अमन और जुनैद के परिवार से भी ज्यादा ताकतवर हो। उस रिसेप्शनिस्ट का सवाल सुनकर जुनैद ने उससे कहा, तुम इसे रेहान कहकर बुला सकते हो पर इससे ज्यादा इनके बारे में और कुछ मत पूछना। इतना सुनते ही उस रिसेप्शनिस्ट ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं समझ गया रेहान, आपको यहां पर सच में बहुत मजा आएगा। रेहान ने बस अपनी गर्दन हमें हिला दी और कुछ भी नहीं कहा क्योंकि रेहान पहली बार इस अजनबी आदमी से मिल रहा था और उसके पास इससे बात करने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं था।
जब उस रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि जुनेद उस आदमी के बारे में और ज्यादा बताना नहीं चाहता है, तो उसने भी आगे और कुछ नहीं पूछा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस ऑक्शन एसोसिएशन को एंजॉय करने आते हैं और जो अपनी पहचान यहाँ पर किसी को बताना पसंद नहीं करते। और वैसे भी यहाँ पर रेहान को अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह ऑक्शन एसोसिएशन एक इल्लीगल जगह थी। इसीलिए लोगों के लिए अपनी पहचान यहाँ पर ना बताना बहुत ही आम बात थी। फिर भी वह रिसेप्शनिस्ट रेहान के बारे में और जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। आखिर इस रेहान का ऐसा क्या बैकग्राउंड है जिसकी वजह से इतने सुपर रिच दो रेहान इसे इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। अमन ने कुछ देर उस रिसेप्शनिस्ट रेहान से बात की और उसके बाद चुप हो गया। इस वक्त वो लोग जहां खड़े थे, वो जगह उस क्रूज की एंट्रेंस जगह थी और वहां पर बहुत सारे लोग थे जो आ रहे थे और चौथ जा रहे थे। रेहान को यहां पर बहुत सारे लोगों को रिसीव करना था, इसलिए इस जगह खड़े होकर ज्यादा बात करना ठीक नहीं था। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ क्रूज के अंदर एंटर कर गए। यह जगह उतनी भी गंदी और अंधेरे से भरी नहीं थी जितना रेहान सोच रहा था, बल्कि उस जगह पर काफी अच्छी डेकोरेशन की गई थी और चारों तरफ बहुत अच्छी लाइटिंग और लग्जरी सीनरी लगी हुई थी और चारों तरफ एकदम साफ सफाई थी। वहां पर बहुत सारे ऑक्शन एसोसिएशन के स्टाफ मेंबर्स भी थे जो चारों तरफ घूम रहे थे और अपने कस्टमर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। अगर रेहान को पहले से नहीं पता होता कि यह जगह एक ऑक्शन एसोसिएशन है, तो पक्का उसे इस जगह पर आकर रॉयल प्रिंसेस क्रूज शिप वाली फीलिंग आ रही थी। रेहान को इतनी ज्यादा ध्यान से चारों तरफ देखते हुए देखकर अमन ने रेहान से कहा, रेहान, क्या आप हैरान हैं? रेहान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं वाकई में हैरान हूं। मुझे लगा था कि यह कोई बहुत अनसेफ जगह होगी, पर यहां आकर मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि यह इतनी ज्यादा अच्छे से मेंटेन जगह है जितना अमन और जुनैद ने रेहान को बताया था। उससे रेहान को इतना आइडिया तो लग गया था कि सच में वहां पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, पर उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि अमन और जुनैद अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों लेकर आए हैं? क्या वहां पर जाना सेफ होगा भी या नहीं? वैसे तो रेहान को अपनी सिक्योरिटी की ज्यादा परवाह नहीं थी, पर अपने साथ साथ सिया को भी यहां लेकर आया था। शायद इसीलिए उसने इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन दोनों की तरफ देखा। तब जाकर जुनैद ने जो बताया, उससे रेहान को लगा कि मैगी और अभिनव वह दोनों ही काफी होंगे और अगर फिर भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो फिर उसके 2000 सिक्योरिटी गार्ड तन्हाई फिल्म स्टूडियो सिटी में हैं, जिन्हें वह कभी भी कॉल करके बुला सकता है। जैसे ही 3 घंटे बाद उस आइलैंड को क्रॉस करके रेहान और बाकी सभी लोग उस ओपन सी में पहुंचे जहां पर पहले से बहुत सारी बोट और हेलीकॉप्टर थे। वहां पर रेहान की सिंगल हनवेल शिप के पहुंचते ही सभी लोग बहुत गौर से उस शिप के मालिक को देखने लगे, जिसे देखकर लोग इतना तो समझ गए थे कि यह बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि उसके साथ साथ इस पूरे आइलैंड के 2 सबसे बड़े नामी घरों के रेहान भी वहां पर आए थे और वह लोग उस मिस्टीरियस मैन को बहुत इज्जत दे रहे थे, थॉनये। जैसे ही रेहान और बाकी सभी लोग उस क्रूज के अंदर गए तो वहां का माहौल देखकर रेहान एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि यह क्रूज इतना सुंदर हो सकता है। पहली बार देखने से तो यह रॉयल प्रिंसेस क्रूज ही लग रहा था। यहां पर यह सब लोग सच में बहुत मजे करने वाले थे। रेहान की बात सुनकर अमन ने धीरे से उससे कहा, फिर तो अच्छा होगा कि आप ज्यादा कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग और मेंबर्स हैं उन लोगों से डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहां तक कि वह रेहान जो अब भी आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, उसने भी 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को देखते ही खत्म कर दी थी। अमन के कहने के बाद जुनैद ने भी उससे कहा, इस ऑक्शन एसोसिएशन का वन ऑफ द बॉस होने की वजह से यह रेहान बहुत ही एम्बिशियस इंसान है और यह आदमी बहुत ही क्रूर है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह कब क्या कर दे, पर इस आदमी को शांत रखने का भी एक तरीका है और वह इसके इंटरेस्ट की चीजों को ना छूना। जब तक इस आदमी को तुम बिना वजह छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम जितना चाहे उससे बात कर सकते हो, और अगर एक बार भी तुमने इसके मतलब की बात से हटकर कुछ और कहो तो फिर यह कुछ भी कर सकता है। रेहान ने अपनी गर्दन समझते हुए हिला दी। वह समझ गया था कि एक इंसान जिसके लिए पैसे और प्रॉफिट से ज्यादा कुछ कीमती नहीं है, यहां तक कि किसी की जिंदगी भी नहीं, वह किसी को भी मार सकता है। और इस तरह की एम्बिशियस लोग जो अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट बना चुके हैं, यह रेहान भी उनमें से ही एक हैं। रेहान सोच ही रहा था, तभी अमन ने कहा,
हमें यहाँ पर अपनी सेफ्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रेहान यहाँ पर ऐसे किसी को भी आने नहीं देगा जो उसके बिजनेस को खराब करे। हालांकि यह शिप छोड़ने के बाद क्या हो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रेहान इस मामले में दूर ही रहता है। जब तक हम इस शिप पर है तब तक वह पूरी जिम्मेदारी लेगा, पर एक बार अगर हमने यह शिप छोड़ दिया तो उसके बाद उसे कुछ मतलब नहीं है, चाहे कोई जिए। अमन की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस रेहान ने काफी अच्छा रोल बनाया है। हाँ, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह खुद ही दूसरों के साथ ऐसा कुछ करें। रेहान की बात पर अमन ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे टोक हुए कहा, इस तक कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि रेहान एक अच्छा आदमी नहीं है, पर उसके खुद के कुछ नियम और कायदे हैं। वह दूसरों को जो चीजें बेचता है वह उन्हें याद तक नहीं रखता। अगर सच कहे तो यहां पर इस ऑक्शन में रखा हुए कोई भी सामान रेहान का खुद का नहीं था, बल्कि यहां पर बहुत सारे लोग अपना सामान बेचने के मकसद से उस सामान को यहां पर छोड़कर गए थे, और इन सब का रेहान को सिर्फ कमीशन मिलता था, क्योंकि वही बीच में यह सब फॉर्मेलिटी कर रहा था। फिर भी इतने सालों से यह काम करने के बाद भी रेहान इसीलिए फेल नहीं हुआ था क्योंकि वह बहुत ज्यादा ईमानदार था और अपने काम में और उतना ही पैसा लेता था जितना वह डिजर्व करता था। अगर उसे सच में बेईमानी करनी ही होती तो वह यहीं पर एक सामान की डबल से ट्रिपल पैसे ले सकता था, पर अगर बाकी लोगों को यह बात पता चल जाती तो वह लोग यहां पर इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने बिल्कुल नहीं आते, और रेहान अपने ही हाथों से अपना खुद का कारोबार बर्बाद नहीं कर सकता था। क्रूज का मैग्निफिकेंट हॉल पास करने के बाद रेहान और अमन रेसिडेंशियल ए में पहुंचे। यह ऑक्शन एसोसिएशन 3 दिनों के लिए होने वाला था, इसीलिए जो भी लोग यहां पर इस ऑक्शन में शामिल होने आए थे वे लोग यहां पर खुद के आराम करने के लिए एक कमरा खुलवा सकते थे। बाकी कमर्शियल क्रूज की तरह इस क्रूज में ज्यादा कम पाया गया था। अगर मैगी और अभिनव को इन सब चीजों का इतना अच्छा ज्ञान नहीं होता तो शायद रेहान कभी भी अपने कमरे में अपने सीक्रेट्स नहीं रख पाता। अमन और जुनैद ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गए, और जब उन लोगों ने उन्हें डिवाइस के टूटे हुए टुकड़े देखे जो रेहान के कमरे की टेबल के ऊपर रखे हुए थे, वह दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी अमन ने रेहान से कहा, रेहान, आपको इस बारे में वार्न करने ही वाला था, पर मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। तभी जुनैद ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि रेहान को इस तरह के ऑर्थो-ऑनिक्स मेथड से गुजरना पड़ सकता है। हम अभी भी रेहान को ढूंढ सकते हैं। वे दोनों इसी तरह से बात करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। टेबल की तरफ बढ़ते हुए उन इक्विपमेंट को बाहर निकालने लगे कि आइडेंटिटी अब और ज्यादा मिस्टीरियस बन गई थी। अमन अपने शब्द वापस नहीं ले सकता था और ना ही किसी तरह से इस मामले में कोई मदद कर सकता था। फिर भी उसने रेहान से कहा, मिस्टर कार्तिक, आपकी असली आइडेंटिटी है और आपके सारे सब ऑर्डिनेंस एक जैसे क्यों हैं? वहां बैठे दोनों लोग एकदम से साथ साथ हो गए थे, क्योंकि रेहान उनमें से किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। अमन और जुनैद को देखकर लग रहा था कि ज्यादा परवाह नहीं थी, पर अब वे दोनों बहुत ज्यादा उत्साहित थे। रेहान के बारे में जानने के लिए अमन और जुनैद दोनों ही सेकंड जनरेशन के सबसे ताकतवर और अमीर आदमी थे, पर असल में रेहान उन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। रेहान को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी असल आइडेंटिटी को अभी तक पाकर रखा था, पर जब अमन ने रेहान से उसकी असली पहचान पूछ ही ली थी तो शायद रेहान की पहचान अब और ज्यादा सीक्रेट नहीं रह गई थी। अमन और जुनैद के कहने पर रेहान को सच में विश्वास हो गया था कि उसे यहां पर बहुत मजा आने वाला है, पर उसे कहां पता था कि यहां आते ही उसे इतने बड़े चैलेंज देखने को मिलेंगे जिस हिसाब से अमन और जुनैद ने रेहान को रेहान के बारे में बताया था। रेहान इतना तो समझ चुका था कि यह रेहान बहुत पहुंची हुई चीज है और अपना फायदा देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वही अमन और जुनैद को रेहान पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था, जो थोड़ी ही देर में टूट गया, क्योंकि जैसे ही अमन और जुनैद को पता चला कि उनके बेडरूम के अंदर हाई लेवल के माइक और कैमरे लगाए गए हैं, तो वह लोग एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। यह सारी मेहरबानी रेहान और उसके सबटेनेंट की थी, जिन्होंने कैजुअली रेहान की कमरे की तलाशी ले ली थी, और जो उन्होंने बहुत गहराई से वहां पर सर्च किया तो उन्हें इतने सारे कैमरा और माइक मिले जिससे उनकी बातों को और उनकी हरकतों को कोई दूसरा आराम से देख और सुन सकता था। शुरू में तो अमन और जुनैद को यह सब कुछ सिर्फ एक प्रैंक लग रहा था,
पर जब उन्होंने रेहान के कमरे में इतने सारे कमरे देखे तो वह लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन लोगों के कमरे में सिर्फ 4-5 बेडरूम ही थे। इसका मतलब यह था कि रेहान के कमरे से बाकी सब कमरों को भी कनेक्ट किया गया था, और हो सकता था कि इससे उन लोगों की अपनी प्राइवेसी भी सच में बहुत ज्यादा डेंजर में हो। अमन और जुनैद ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वह लोग ठीक से पूरा कमरा चेक करें। तभी रेहान ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इतने लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मेरे 2 बॉडीगार्ड ही यह सारा काम देख लेंगे। यह सब कुछ देखकर अमन और जुनैद बहुत ज्यादा हैरान थे। उन लोगों को अभी तक नहीं पता था कि असल में रेहान की असली पहचान क्या है। इसीलिए अमन से रुका नहीं गया और उसने रेहान से यह सवाल पूछ लिया। रेहान को थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसने अभी तक इन लोगों को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। रेहान ने बहुत शांत होकर कहा, मैं मित्तल परिवार का वंशज हूं। यह सुनते ही उन दोनों एक साथ हैरानी से सहा। क्या जैसे ही उन दोनों ने यह सुना तो वह इतना ज्यादा हैरान हो गए कि एकदम से खड़े हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रेहान की आइडेंटिटी इतनी ज्यादा शॉकिंग होगी। उन्होंने अपने आप को दिमागी तौर पर इतना तो तैयार कर लिया था कि रेहान की पहचान, उसकी असली आइडेंटिटी बहुत अलग है, पर किसने सोचा था कि यह उनकी सोच से बहुत ज्यादा आगे निकलेगा। अमन ने लड़खड़ाते हुए बोला, मित्तल परिवार। रेहान ने अपनी गर्दन हमें हिला दी और कहा, हाँ, मैं मित्तल परिवार से ही हूं। जुनैद ने एकदम से हैरान होते हुए कहा, पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार, जिनका वंशज अपने आप को कभी भी दूसरों के सामने नहीं आने देता, इससे पहले कि वह सारी संपत्ति को अपने नाम नहीं कर ले। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर रेहान मित्तल परिवार के वंशज रेहान मित्तल होंगे। अमन और जूनियर दोनों ही दुनिया के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक थे और उनकी गिनती सबसे बड़े और ताकतवर परिवारों में होती थी। पर अभी भी वे लोग रेहान के सामने कुछ भी नहीं थे। मित्तल परिवार को पूरी दुनिया में सब लोग जानते थे। शायद आम लोगों को नहीं पता था कि इन सब का, पर अगर यह लोग इन लोगों के बराबर या इनके स्टेटस के बराबर पहुंच जाते हैं तो इन लोगों को पता चलेगा कि पूरे दुनिया की 2/3 प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने वाला मित्तल परिवार का डर कितना ज्यादा है। फिर भी मित्तल परिवार का लोगों के बीच में बहुत नाम था और लोग इतना ज्यादा उनसे डरते नहीं थे। मित्तल परिवार का वंशज हमेशा खुद को बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रखता था, जिसकी वजह से लोगों को यह वहम होता था कि मित्तल परिवार का कोई वंशज है ही नहीं। अगर इसी बारे में आगे बात की जाए तो रेहान का पेट पहले से ही कड़वाहट से भरा हुआ था। ऐसे में वह खुद को लो प्रोफाइल क्यों नहीं रखता? उसे उसकी किशोरावस्था में ही उसके परिवार वालों ने बहुत ही बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय गंदा खाना खाने और गलियों में सोने के। मित्तल परिवार के वंशजों में बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे अतिरिक्त लोग भी इस परिवार में थे। जैसे ही कोई भी वंशज परिवार की संपत्ति का ख्याल रखने के लिए मित्तल परिवार द्वारा क्वालिफाई कर दिया जाता था तो उन लोगों को इस नियम और ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता था, जो कि बाहरी दुनिया में हुआ करती थी। कोई नहीं जानता कि कितने सारे वंशज इस क्रूर परिवार के रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से पिछले 100 सालों में मारे गए हैं। यहां तक कि रेहान भी लगभग मौत के बहुत करीब था जब वह इस ट्रेनिंग से होकर गुजर रहा था, पर उसने किस्मत से किसी न किसी तरह खुद को बचा लिया था। यह तो कुछ भी नहीं था। असली शुरुआत तो तब होती थी जब यह लोग अपने परिवार में वापस आते थे और यहां उन लोगों को अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेने के लिए लड़ना पड़ता था, और इस दौरान बहुत सारे खून के धब्बे इनके कपड़ों पर लग जाते थे। रेहान ने थोड़ा सा गुस्सा खुद पर करते हुए कहा, यह मेरी ही गलती है कि मैंने तुम लोगों को पहले नहीं बताया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। मुझे माफ कर दो। रेहान की बात सुनकर अमन ने थोड़ा मजा किया लहजे में कहा, रेहान, अगर आप हमें पहली ही मुलाकात में यह बात बता देते तो हम लोग कभी भी आपके दोस्त बनने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन लोगों के परिवार की ताकत के सामने इन लोगों की बिल्कुल भी हैसियत नहीं थी कि यह लोग रेहान के दोस्त बने। अमन की बात सुनकर जुनैद ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, किसने सोचा होगा कि रेहान की असली पहचान इतनी ज्यादा डरा देने वाली होगी। किस्मत से रेहान ने हमारी बेवकूफियां पर इतना ध्यान नहीं दिया और फिर भी हम लोगों से दोस्ती की। रेहान ने उन लोगों से कहा, पूछते आए, इसमें क्या बड़ी बात है? जब भी मैं लोगों से मिलता हूं तो कभी भी मित्तल परिवार का वंशज होने के नाते नहीं मिलता।
मुझे सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि हम लोग आराम से घुल मिलकर एक दूसरे से बातचीत करें, भले ही हम लोग दोस्त हो या ना हो। रेहान अपने अतीत में जिस तरह के एक्सपीरियंस से होकर गुजरा था, उसके बाद उसे लोगों से मिलने का और बात करने का एक अलग ही सलीका हो गया था। उसने कभी भी बड़े परिवारों के यंग मास्टर की तरह घमंड करके यह बदतमीजी से किसी से भी बात करना नहीं सीखा था। उसने सिर्फ इतना सीखा था कि खुद की आइडेंटिटी को वह इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता था और दूसरों से बहुत सिंसियर बात करता था। और अगर इस नजरिए से देखा जाए तो मित्तल परिवार के नियम बहुत ही ज्यादा क्रूर थे, और शायद यही सब फायदा रेहान को उसकी ट्रेनिंग से मिला था। अगर इसी परिवार के बारे में और बताया जाए तो मित्तल परिवार के उत्तराधिकारी, जो बचपन से एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते आ रहे होते हैं, 15-1 साल की उम्र में इन लोगों को समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि यह लोग जिंदगी की ठंडी हवाओं के झोंके को सहन करना सीख सके और जिंदगी में जितने भी तरह के मुश्किलें एक आम आदमी उठाता है उसको समझ सके। इन लोगों को मखमली कपड़ों में रहने की आदत को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और दुनिया के असली टैलेंट को सीखने, समझने और जानने के लिए मजबूर किया जाता है। जिंदगी के इन फलसफा को समझने के बाद और जिंदगी की तमाम मुश्किलों को सहन करने के बाद जो लोग इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को या उन वंशजों को अपनी प्रॉपर्टी से मित्तल परिवार हटा देता है और जो बचता है उसे वापस बुला लिया जाता है। और शायद इस तरह का वंशज बहुत ही कम देखने को मिलता है। रेहान ने धीरे से बड़बड़ा हुए खुद से कहा, इन सब मैली बातों को छोड़कर अपने पीछे सिर्फ अच्छी यादें ही छोड़कर जाना चाहिए। यह सब कुछ बहुत ज्यादा क्रूर है। अमन को रेहान की पूरी बात सुनाई नहीं दी थी, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या मेरी बातें अच्छी यादें? मुझे कुछ समझ नहीं आया, रेहान ने उससे कहा। कुछ नहीं, बस अतीत की कुछ बात याद आ गई थी। वह सब कुछ पहले था। अमन ने जब देखा कि रेहान और ज्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहता है, तो उसने रेहान से फिर कुछ भी नहीं पूछा। उसी वक्त मैगी और अभिनव भी कमरे में वापस लौट आए। रेहान को रिपोर्ट करने के लिए मैगी ने कहा, यंग मास्टर रेहान, हमने वह छुपे हुए कैमरे और माइक ढूंढ लिए हैं। उनकी संख्या भी उतनी ही है जितनी हमारे कमरे में पाई गई है। जैसे ही अमन और जुनैद ने यह बात सुनी तो उन लोगों ने एक लंबी और गहरी सुकून भरी सांस ली। जितने इस कमरे में पाए गए थे, इसका मतलब इन लोगों ने उन सभी कैमरा और माइक को ढूंढ लिया था जो इन लोगों को जाल में फंसाने के लिए बिछाया गया था। शायद अब जाकर कहीं यह लोग अच्छी और गहरी नींद सो सकते हैं, वरना पूरी रात ये लोग यही सोचते रहते कि उनकी हर हरकत पर कोई बैठकर नजर रख रहा है। ऐसे में ये लोग सुकून से कैसे सो सकते हैं? मैगी और अभिनव की बात सुनकर रेहान ने उन दोनों की तरफ अपनी गर्दन हाँ मिलाते हुए कहा, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, थैंक यू। जाओ अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। उन दोनों ने एक साथ रेहान को यस सर कहा और वहां से चले गए। वह दोनों रेहान की बात तो मान गए थे, पर असल में दोनों के आराम करने के लिए नहीं जाना चाहते थे। एक इल्लीगल जगह पर रेहान की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी, और फिर रेहान अपने साथ सिर्फ उन दोनों को ही इस ऑक्शन एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लेकर आया था। ऐसे में इन दोनों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जब रेहान ने देखा कि वह दोनों अभी भी कमरे के कोन पर ही खड़ी हुई है और इंतजार कर रहे हैं, तो रेहान ने उन लोगों को देखकर बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। सुपर गार्ड होने की वजह से उन दोनों को अच्छे से पता था कि उन्हें कब आराम करना है और कब काम करना है। यहां तक कि अगर वे लोग खड़े हैं तो भी आराम से आराम कर सकते हैं। फिर भी सिया मैगी से बात करना चाहती थी और उसे कुछ बताना भी चाहती थी, पर जब उसने देखा कि मैगी अभी भी अपनी ड्यूटी कर रही है और आराम करने नहीं जा रही है, तो उसने खुद ही रेहान से कहा, रेहान, मैं बाहर घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, मैगी को भी मेरे साथ आने दो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। रेहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और कहा, ठीक है, जाओ, पर थोड़ा सावधान रहना। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैगी मेरे आसपास है तो फिर तुम किस बात से डर रहे हो? और हाँ, मैं वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं हूं। कराटे ब्लैक बेल्ट। एक स्पोर्ट होने के नाते सिया सामान्य लोगों को अपने सामने टिकने तक नहीं देती। सिया उन लड़कियों में से नहीं थी जो बहुत कमजोर। सिंपलिसिटी, उसका लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ऐसे में उसका एक बिजनेसमैन होना समझ आता है। पर मित्तल परिवार का सेकंड यंग जनरेशन होना शायद ही कोई उम्मीद कर सके। बड़े बड़े परिवार के सेकंड जनरेशन के लड़के हमेशा बहुत ही बदतमीजी से और अपने पैसे के रोब से बात करते थे, पर रेहान ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए शायद किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे लोग बादशाह से बात कर रहे हैं और उन लोगों की उससे दोस्ती भी है।
वहीं दूसरी तरफ मैगी और अभिनव ने जुनैद और अमन के कमरे को अच्छे से सर्च कर लिया था और वहां से भी इन लोगों को इतने सारे माइक और कैमरे मिले थे। यह जानने के बाद अमन और जुनैद को थोड़ी सी शांति मिली, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस आई के दो सबसे पावरफुल रेहान की प्राइवेसी बिल्कुल भी लीक हो और लोग उनका मजाक बनाए। वही सिया को मैगी से कुछ बात करनी थी, इसीलिए बहाना बनाकर रेहान की परमिशन से सिया मैगी को अपने साथ बाहर ले आए और फिर वह तीनों अपने कमरे में बैठकर वहीं पर ऑक्शन में बिकने वाली चीजों की लिस्ट देख रहे थे। जब अमन ने जुनैद को बताया कि उसे जो एन स्याही चाहिए वह कल रात को ऑक्शन के लिए लगेगी, तो यह सुनकर जुनैद ने उसे कहा कि वह लोग 3 दिन तक यहीं पर है और आराम से उन्हें जो चाहिए वह खरीद लेंगे। जिस हिसाब से जुनैद बोल रहा था, इससे ऐसा लग रहा था जैसे जुनैद इस आइटम को लेकर ही यहां से जाएगा और उसे जो भी चाहिए वह उससे कोई भी नहीं छीन सकता। इसकी कीमत क्या है? जो लोग अमन को नहीं जानते थे उन लोगों को पक्का यही लग रहा होगा कि अमन एक प्लेबॉय है। अमन को सिर्फ एक रात के लिए मजे करने के लिए एक लड़की पर इतने पैसे खर्च करने में कोई झक नहीं आ रही थी। हालांकि अमन ऐसा लड़का नहीं था जो अपने मनमर्जी के लिए कुछ भी कर ले, पर इस वक्त अमन रेहान की वजह से थोड़ा भड़का हुआ था, क्योंकि उसके दोनों दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश थे और अमन जो सिया को पसंद करता था उसे सिया से थोड़ा सा भी प्यार या अटेंशन नहीं मिला था। हालांकि गुप्ता परिवार का रेहान होने की वजह से वह जितनी चाहे उतनी लड़कियों को अपनी उंगली पर नचा सकता था, पर अमन ने साफ साफ कह दिया था कि यह लड़कियां उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जिनके साथ यह सपा में है अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। अमन को खुद के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो बेहद खूबसूरत हो और उसे समझने वाली हो, ना कि ऐसी कोई लड़की जो उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हो। बदकिस्मती से यह लड़की अवनी अमन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। अमन बहुत टाइम से अवनी से मिलने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कभी भी यह मौका नहीं मिला, इसीलिए वह सिर्फ अवनी के बारे में सपने ही देख सकता था। रेहान ने अमन से ऑनऑक्शंस की लिस्ट ली और उसे देखने लगा। अमन और जुनैद को इस ऑनऑक्शन से जो सामान चाहिए था उसके अलावा भी इस लिस्ट में 100 से ज्यादा आइटम थे। पुरानी और खजाने वाली चीजों को लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। वह लोग यहां पर ऐसी चीजें देखने आए थे जो आसानी से बाजारों में नहीं मिल सकती थी। तभी रेहान की नजर उस आइटम पर पड़ी जिसमें चांद से वापस एक पत्थर का टुकड़ा लाया गया था। कोई नहीं जानता था कि यह सच था या झूठ। ऐसा माना जा रहा था कि इस पत्थर के टुकड़े में कोई ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। एक्शन एसोसिएशन के इंटीग्रिटी के रूल के अकॉर्डिंग यह बात लगभग सच थी। चांद पर पाए जाने वाले पत्थर बेचने के लिए नहीं थे, पर असल में रेहान उन्हें यहां पर इस ऑक्शन में देख सकता था। पत्थर को यहां पर देखकर एक और बात जो सामने आ रही थी वह यह थी कि ऑक्शन एसोसिएशन के पीछे जो भी बॉस है वह सच में बहुत ताकतवर है और अमीर लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात उनकी हेल्थ और लाइफस्टाइल ही है। अमीरों में ऐसा कोई नहीं था जो बीमार नहीं रहता था, और फिर इस पत्थर के टुकड़े में एक ऐसा पदार्थ था जिससे अंदरूनी बीमारियां खत्म हो सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीलामी के दौरान काफी पागलों वाली लड़ाई हो सकती है और इस वजह से इस पत्थर की कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है। फिर भी रेहान अभी भी जवान था और उसे इन सब चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी और उसे इस तरह का कोई पत्थर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान को बाकी नीलामी की चीजें देखकर काफी इंटरेस्ट आ रहा था। टर्मिनल सवा का एक ग्रुप जो आसानी से मार्केट में मिल सकता है। जब रेहान ने उसे ऑक्शन लिस्ट में देखा तो उसने अपने दिल में काफी अजीब लगा और इस ऑक्शन आइटम के लिए किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया था। जो चीज आसानी से बाजार में मिल सकती है, तो फिर ऐसे आइटम को इस तरह छिपकर नीलामी में बेचने का क्या मतलब था? और फिर इस तरह के आइटम को कौन खरीदना पसंद करेगा, कौन खरीदेगा, इसे इसकी कीमत क्या होगी और इस सामान की बोली लगाने वाला भी बहुत अजीब होगा। और इस तरह के आइटम के लायक कोई अनाउंसमेंट भी नहीं की गई थी। जब अमन और जुनैद ने देखा कि रे ऑक्शन लिस्ट को काफी लंबे समय से बिना कुछ कहे बस भूरे जा रहा है, तो वह लोग भी रेहान की नजरों का पीछा करते हुए उस लिस्ट में देखने लगे। जैसे ही अमन ने उस लिस्ट में देखा तो उसने कहा, यह एक सीक्रेट ऑक्शन आइटम है। इस तरह की आइटम्स का दिखना कमाल है। इतना कहकर अमन ने जल्दी ही अपनी नजरें वहां से हटा ली, क्योंकि उसे पहले रेहान को इस तरह देखता देखकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। पर जब उसने देखा कि वह सिर्फ एक सर्वर का सेट है, तो उसने तुरंत जल्दी से अपनी पहली वाली पोजीशन पकड़ ली। तभी जुनैद ने कहा, अगर यह आइटम यहां पर दिख रहा है तो जरूर इसमें कोई खास बात होगी।
इस तरह के हार्डवेयर मार्केट में मिलना आम बात है, पर इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वह बहुत ही रेयर होता है। जुनैद की बात सुनकर रेहान को अब समझ आ गया था। उसे अब समझ आया कि वैल्यू सर्वर की नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की है। पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि लिस्ट में इस आइटम के बारे में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि इस आइटम की वैल्यू उन लोगों के लिए क्या है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लग रहा है। ऐसे में कौन बेवकूफ इस आइटम को खरीदने के लिए अपना पैसा बर्बाद करेगा। अमन ने देखा कि रेहान अभी भी कुछ सोच रहा है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, रेहान, अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो तुम उसे खरीद लो। और वैसे भी इस तरह के आइटम्स की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, और वैसे भी ज्यादा लोग इसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और फिर तुम तो मित्तल परिवार के बेटे हो, इसे खरीदने से पहले इतना मत सोचो। बल्कि अगर तुम इस पूरे क्रूज को इसमें रखे सामान के साथ खरीदते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। रेहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही हाई सोच रहे हो। हाँ, मैंने कहा था कि मैं मित्तल परिवार का वारिस हूं, पर हमारा परिवार अपनी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। जब तक मुझे पूरे परिवार की प्रॉपर्टी का कंट्रोल नहीं मिल जाता, तब तक मैं सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल कर सकता हूं जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए छोड़ी थी। जुनैद ने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। रेहान की सिचुएशन बिल्कुल बाकी बड़े परिवारों जैसी ही थी, और अमन की सिचुएशन भी बिल्कुल सेम थी। पर परिवार में प्रॉपर्टी के बहुत सारे उत्तराधिकारी थे। जब तक यह डिसाइड नहीं हो जाता कि असली वारिस कौन होगा, तब तक सभी वंशज सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि जुनैद की सिचुएशन अलग थी। इनकी पूरी जनरेशन में सिर्फ जुनैद ही एक वारिस था, इसीलिए उसका कोई दूसरा कंपट नहीं था। और जुनैद जब भी चाहे तभी अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को आराम से बिना किसी की रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। अमन रेहान की बात समझ गया था। उसने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, ठीक है, हम तीनों के बारे में आपका क्या विचार है? हम क्या नहीं खरीद सकते? जुनैद ने भी रेहान से कहा, मिस्टर कार्तिक, आप क्या खरीदना चाहते हैं? अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो भी मैं आपको वह चीज दिलवा कर रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको वह चीज दिलाकर रहूंगा। अगर इस बारे में बात की जाए तो अब रेहान सबसे अमीर आदमी नहीं था, बल्कि पूरे क्रूज के ऊपर सिर्फ अमन और जुनैद ही सबसे ज्यादा अमीर थे। अमन और जुनैद दोनों का परिवार बहुत ताकतवर था, और ऐसे में अगर इन दोनों परिवारों की ताकत मिल जाए तो फिर इन्हें जो चाहिए वह खरीदने से कोई नहीं रोक सकता था। जब अमन और जुनैद को पता चला कि रेहान मित्र परिवार को उत्तराधिकारी है, तो वह लोग एक बार के लिए तो थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि इतने बड़े आदमी से दोस्ती करना उन लोगों की हैसियत की बात नहीं थी। पर जब रेहान ने उन लोगों को कहा कि उसके लिए इंसान मायने रखते हैं, उनका स्टेटस नहीं, और वह सिर्फ लोगों की काबिलियत से ही उन्हें जज करता है, तो यह बात उन लोगों को बहुत हद तक पसंद आई थी। और अब शायद वे लोग रेहान से डर नहीं रहे थे, बल्कि उन लोगों के मन में रेहान के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। वही रेहान अपनी पुरानी उस नई जिंदगी को याद कर थोड़ा मायूस हो गया था, पर तुरंत ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और फिर ऑक्शन एसोसिएशन की लिस्ट लेकर उसमें बाकी आइटम को देखने लगा। उस लिस्ट में 100 से भी ज्यादा आइटम थे, और हर आइटम के आगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ था। पर एक आइटम था जिस पर आकर रेहान की नजर रुक गई थी, और उस आइटम को देखकर रेहान सोचने लगा कि ना ही तो इसके सामने कोई डिस्क्रिप्शन है, और ना ही यह ऐसा कोई यूनिक या एसेंट आइटम है जिसे इतने बड़े ऑक्शन में बेचा जाए। यह सिर्फ एक हार्डवेयर था। रेहान ने लंबे टाइम तक आइटम की लिस्ट को देखा, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। इस लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें भी थीं जिन्हें इस लिस्ट में देखकर रेहान थोड़ा हैरान था, पर फिर भी ये सारी चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं थी, और रेहान ऐसी चीजों पर अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। पास्ट में अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान रेहान अपना गुजारा करने के लिए कचरा उठता था, और इसी दौरान उसे बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिली जिसका उसके कैरेक्टर पर बहुत असर हुआ, और शायद इसी वजह से रेहान पैसों की और चीजों की दोनों की अहमियत समझ गया था। पर अपनी ट्रेनिंग पर इतना ज्यादा परेशान होने के बाद भी रेहान ने कभी भी पैसों को इतनी अहमियत नहीं दी जितनी लोगों की जिंदगी को दी थी। और साथ ही साथ वह मासूम अपनी जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग रखता था। ना ही तो वह पैसों के पीछे भागना चाहता था, और ना ही उन्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत देना चाहता था। अगर कोई चीज वास्तव में उसके लिए काम की है तो वह जरूर करोड़ों रुपए देकर भी उसे खरीद लेता है।
और अगर कोई चीज उसके लिए काम की नहीं है तो कोई उसे फ्री में भी दे और सीधा ऑर्डर तो भी वह उसे नहीं लेता। यही सोचकर जब रिहान उस ऑक्शन आइटम लिस्ट को टेबल पर रखने वाला था, तभी अभिनव ने अचानक उससे कहा, यंग मास्टर रिहान, क्या मैं उस हार्डवेयर सर्वर को एक बार देख सकता हूं जो यहां पर सबसे छिपकर इस ऑक्शन में बेचा जा रहा है? अभिनव की बात सुनकर रिहान 1 मिनट के लिए एकदम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। पर अभिनव के पूछने पर रिहान ने उसके पास जाकर उसे वह लिस्ट दे दी और उससे कहा, ठीक है, यह लो। अभिनव ने बहुत ही इज्जत के साथ रिहान से वह लिस्ट ले ली और उसने कुछ देर तक बहुत ही ध्यान से उस लिस्ट को देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ बहुत अलग दिख गया हो, क्योंकि उसकी आंखें बार बार हैरानी से खुल रही थी और बंद हो रही थी। अभिनव के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर रिहान ने बहुत ही उत्साहित होकर उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें इस लिस्ट में ऐसा कुछ दिख गया जो बहुत काम का है? अभिनव ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, यंग मास्टर रिहान, मुझे जहां तक लग रहा है यह सर्वर अननो नगो टेक्नोलॉजी है। हालांकि इस लिस्ट में सर्वर के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया गया है, पर इस सब की फोटो असली है। और जहां तक मैं इस फोटो में देख सकता हूं, फोटो में जो लोगो दिखाई दे रहा है वह नॉन नगो टेक्नोलॉजी कंपनी का ही है। अभिनव की बात सुनकर रिहान ने भी ध्यान से उन फोटो को देखा। वास्तव में उस फोटो के अंदर उस कंपनी का लोगो था, पर यह लोगो थोड़ा सा धुंधला था। जो लोग इस कंपनी के बारे में जानते थे वही इस लोगों को समझ सकते थे। हालांकि रिहान को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर यह अननो नगो सर्वर है तो भी उसका क्या करना है। रिहान ने कभी भी इस अगो सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना था। जब अमन और जुनैद ने इस बारे में सुना तो वह भी थोड़े से कंफ्यूज थे, क्योंकि किसी ने भी इस कंपनी का नाम कभी नहीं सुना था। हां, यह सारे ही बड़े परिवारों के यंग मास्टर थे। फिर भी यह सब लोग एंटरटेनमेंट कंपनी से बिलोंग करते थे और शायद इसीलिए इन लोगों का कभी भी इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर कंपनी से ज्यादा काम नहीं पड़ा था। इसीलिए ऐसी कंपनियों के बारे में ना जानना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस 21वीं सेंचुरी में जहां सब कुछ इतना ज्यादा एडवांस है, वहां पर इस तरह की हजारों इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियां हैं और फिर इन सब में बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। ऐसे में कुछ बहुत बड़ी कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों का दिवालिया होना या एकदम से मार्केट से गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब अभिनव ने देखा कि इन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, अगो एक हाई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। एक मास्टर रिहान, आपको तो याद है वह इंडस्ट्री जिसमें मैं पहले काम करता था। वहां पर मेरे एक बॉस ने मुझे इस कंपनी में जाकर इस कंपनी के डाटा को चुराने के लिए काफी हाई प्राइस का पैकेज ऑफर किया था। अभिनव की बात सुनकर अमन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, पहले मुझे यह बताओ कि तुम पहले क्या काम करते थे? अमन का सवाल सुनकर अभिनव ने शर्म से अपना सर खुजाते हुए धीरे से कहा, मैं पहले एक चोर था। मेरा मार्शल आर्ट वर्ल्ड में काफी नाम है और लोग मुझे इनविजिबल मैन कहकर पुकारते हैं। जैसे ही अमन ने यह बात सुनी, वह एकदम से हैरान रह गया और उसने अभिनव को देखते हुए कहा, यह क्या बकवास है? तुम इनविजिबल मैन हो? जैसे ही रिहान और जुनैद ने अमन को इतना ज्यादा हैरान देखा, तो वह लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अमन से पूछा, तुम जानते हो उसे? अमन ने विश्वास न करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे ना जानता हो? कुछ टाइम पहले मेरे एक कुजन ने बहुत ही महंगा जवाहरात खो दिया था। मुझे पता चला कि यह सब कुछ उस इनविजिबल मैन ने किया था। रिहान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अभिनव का अमन के साथ ऐसा कोई रिश्ता होगा, पर इस वजह से उस जगह पर माहौल थोड़ा सा अजीब हो गया था। रिहान अपनी नाक को छूते हुए कहा, इस बारे में अभिनव, क्या तुम्हें पता है कि वो कीमती जेमसन अभी कहां है? क्या अभी भी वह तुम्हारे पास है? रिहान का सवाल सुनकर अभिनव ने धीरे से कहा, वो उस दिन उसे चुराने के बाद मैंने लड़की के लिए उसे दे दिया था। अभिनव की बात सुनकर रिहान और जुनैद एकदम से सदमे में चले गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या नहीं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तभी अमन ने बहुत ही हैरानी से भरे चेहरे के साथ अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, लड़की के लिए क्या तुम जानते भी हो उस जेमस्टोन की कीमत क्या थी? वह इतना बेशकीमती था कि लोग उसे पूरे आसमान का दिल कहकर पुकारते थे। अगर तुम इस ऑक्शन में उसे बेचते तो उसकी कीमत अरबों रुपए में लगती। तुमने सच में एक लड़की के लिए उस बेशकीमती जेमस्टोन को किसी को दे दिया। अब तो सबको लग रहा था कि यह अभिनव कोई आम इंसान नहीं है,
कैसे कोई आम आदमी इस तरह की हरकत कर सकता है? इस आदमी ने गुप्ता परिवार की हाई सिक्योरिटी को तोड़कर इतना बेशकीमती जेमस्टोन चुरा लिया और उसका इस्तेमाल किसी लड़की के लिए किया। अगर अभिनव ने किसी लड़की का किस दिन का पीछा करने में उस स्टोन को वेस्ट नहीं किया होता तो आज वह उस एक स्टोन से किसी राजा की तरह कोई भी पूरा छोटा देश खरीद सकता था और इस देश में रहने वाली हर लड़की इसकी होती। यह उस जेमस्टोन को बेचकर जो चाहता वह पा सकता था, पर असल में इसने उसका ऐसा इस्तेमाल किया था। रेहान ने अचानक ही अपने मन में सोचा कि अभिनव पहले से ही उसके लिए काम करता है और ऊपर से वह गुप्ता परिवार का दोषी भी है। इस नाते उसका अमन के साथ एक रिश्ता बन गया था। वह सच में अभिनव को कहना चाहता था कि उस जेमस्टोन को वापस अमन को लौटा दे, पर अभिनव तो पहले ही किसी लड़की के लिए उसे गवा चुका था। रेहान ने बहुत देर तक कुछ सोचने के बाद अभिनव से कहा, क्या तुम उस जेमस्टोन को हमें वापस लौटा सकते हो? रेहान की बात सुनकर अभिनव ने अपना सिर हिलाते हुए उसे कहा, बॉस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका यह सवाल सुनकर मैं हंसूं या रो। मैं उस लड़की को बहुत पसंद करता था और उसकी खुशी के लिए ही मैंने उस जेमस्टोन को मिस्टर अमन के घर से चुराया था और उस लड़की को गिफ्ट दिया था। पर मुझे क्या पता था कि वह बेवकूफ लड़की उस जेमस्टोन को नकली समझकर समंदर में फेंक देगी। उसे लगा कि मैंने उसे नकली जेमस्टोन दिया है, इसीलिए उसने गुस्से में आकर उसे पानी में फेंक दिया। जैसे ही अमन ने यह बात सुनी, उसने हैरानी और गुस्से में कहा, लानत है तुम लोगों पर। तुम लोगों के पास इतना बेशकीमती करोड़ों का जेमस्टोन था और फिर भी तुम उसे पहचान नहीं पाए और उसे नकली समझकर पानी में फेंक दिया। लगता है तुमने जिस औरत को अपने लिए चुना था उसकी ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुने, सब लोग सिर्फ अब दुखी हो सकते थे और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इतनी सारी बेवकूफी भरी बातें एकदम से सुनने के बाद रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। फिर भी उसने अमन से माफी मांगते हुए कहा, मैं सच में चाहता था कि अभिनव तुम्हें वह जेमस्टोन वापस कर दे, पर यह सब सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब यह पॉसिबल है। अपने सबॉर्डिनेट की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। रेहान की बात सुनकर अमन ने अपना हाथ दिखाते हुए रेहान को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, नहीं नहीं यंग मास्टर, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वह मेरा नहीं था, मेरे कजन का था और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। रेहान, आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। अभिनव जो कोने में खड़ा था, यह सब कुछ सोचकर बेवकूफ की तरह धीरे धीरे हंस रहा था। वही रेहान ने अपने आप को कुछ न कर पाता देखकर अमन की बात सुनकर अपनी गर्दन हम हिला दी। रेहान ने अमन से कहा, तुम्हें इस मामले को ऐसे ही जाने देने की जरूरत नहीं है। इन सब में सारी गलती अभिनव की है, पर तुम्हारे कुर्जन के साथ जो कुछ भी हुआ उस हिसाब से तुम्हें भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तुम अगर चाहो तो मुझे जो कहना चाहो कह सकते हो। रेहान की इतनी डाउन टू अर्थ बातें सुनकर अमन ने खुश होते हुए कहा, मैं भला आपसे क्यों कुछ कहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उस जेमस्टोन के जाने से मुझे कोई नुकसान हुआ है और अभी ने मेरे कजन के खजाने को लुटा था। और सच कहूं तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी उसे मजा चखाना चाहता था। फिर भी परिवार के नियमों और कायदों की वजह से हम लोग आपस में झगड़ा नहीं कर सकते थे, पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मिस्टर रेहान की आपका सबऑर्डिनेट ऐसा कुछ करेगा। अमन ने अभी अभी जो कहा, रेहान उसकी बातों को अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि रेहान का भी अपने कुर्जन के साथ इसी तरह का कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप था और शायद अमन और रेहान दोनों का ही अपने परिवार से कोई खास अच्छा रिश्ता नहीं था। तब जाकर रेहान ने मुस्कुराते हुए अमन से कहा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अभिनव ने जो कुछ भी किया वह ठीक था और हम कह सकते हैं कि इससे सिर्फ तुम्हारे कजन को ही मुसीबत उठानी पड़ी थी। अमन ने खुश होकर कहा, आप सही कह रहे हैं। जिस साल उसने उस जेमस्टोन को खरीदा था उसे साल उसे खो भी दी और इस वजह से उसकी हालत रोने जैसी हो रही थी। उस जेमस्टोन को पाने के लिए उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे और वह इस जेमस्टोन को अपनी एंगेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। पर किसने सोचा था कि उस बेशकीमती जेमस्टोन को रातों रात कोई इनविजिबल मैन चुरा ले जाएगा। इस बारे में सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। रेहान को तो उस ऑक्शन आइटम लिस्ट में कुछ भी जरूरी नहीं लगा और इसीलिए थोड़ी देर उस लिस्ट को देखने के बाद रेहान उसे रखने ही जा रहा था। तभी उसके सब ऑन ऑर्डिनेंस अभिनव ने बहुत उत्साहित होकर उससे पूछा कि वह एक बार उस लिस्ट को देख सकता है। क्या रेहान को पहले तो समझ नहीं आया कि अभिनव को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, पर उसके कहने पर रेहान ने उसे वह लिस्ट दे दी जिस हार्डवेयर शो को देखकर रेहान हो इतना अजीब लग रहा था। उसी हार्डवेयर शो के बारे में जब अभिनव ने उन लोगों को बताया
तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए। और इन्हीं सब बातों में एक बात ऐसे निकली जो अभिनव के पास्ट से जुड़ी हुई थी। अभिनव एक बहुत बड़ा चोर था और पूरी दुनिया में उसे इनविजिबल मैन कहकर बुलाया जाता था। अभिनव के पास इतनी ज्यादा नॉलेज है कि वह किसी भी तरह का सिक्योरिटी लाइन ब्रेक करके अंदर जा सकता था। जब अमन को पता चला कि उसके कजन का वह बेशकीमती जेमस्टोन अभिनव ने ही चुराया था, तो वहां बैठे तीनों लोग एकदम हैरान रह गए। रेहान और जूनियर से तो कुछ बोला ही नहीं गया। जब अमन और बाकी दोनों रेहान ने अभिनव से उस जेमस्टोन के बारे में पूछा, तो उसका जवाब सुनकर तीनों के रटे खड़े हो गए। अभिनव ने वास्तव में करोड़ों रुपए का जेमस्टोन अपनी गर्लफ्रेंड को दिया और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे नकली समझकर पानी में फेंक दिया। यह सब जानने के बाद अपने सबऑर्डिनेट की तरफ से रेहान ने अमन से माफी मांगी, पर अमन का जवाब सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अमन को तो सच में इस बात से बहुत खुशी थी कि वह इतना बेशकीमती जेमस्टोन चोरी हो गया और इस वजह से वह अपने कजन से जो बदला लेना चाहता था वह भी पूरा हो गया। जब अमन इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, तो रेहान ने भी इस मामले के बारे में आगे और कोई बात नहीं की, क्योंकि इस बात को काफी टाइम गुजर गया था। तभी रेहान ने टॉपिक बदलते हुए कहा, हम लोगों को सर्वर के बारे में बात करनी चाहिए। रेहान का ऑर्डर मिलते ही अभिनव ने उसे आगे बताना शुरू किया। तो रेहान, मैं आपको बता रहा था कि उस साल मेरे बॉस ने मुझे बहुत बड़ा पैकेज ऑफर किया था और मुझसे अगो कंपनी का डाटा चुराने के लिए कहा था। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन और प्लानिंग करने के बाद यह टास्क करने का डिसीजन लिया। इससे बारे में आगे बताते हुए अभिनव ने थोड़ा अकेला महसूस करते हुए कहा, बॉस, मुझे लगा था कि यह कोई छोटी कंपनी होगी जिसकी कोई रिपोर्टें नहीं है और मुझे अपने कैपेसिटी पर पूरा भरोसा था। मुझे लगा था कि मैं आसानी से वह डाटा चुरा लूंगा, पर किसने सोचा था कि इस बार मेरा अंदाजा और अनुमान दोनों गलत निकलेंगे और मेरी नाव पानी में डूब जाएगी। क्या होता है, गो दिखने में बहुत छोटी कंपनी लगती है, पर है नहीं, और इस कंपनी की हेडक्वार्टर बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा आलीशान है। किसने सोचा था कि उस बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट मुझे मिला था वह असल में नकली होगा। इस कंपनी के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। देखने में बहुत छोटी लगती है, पर असल में इसके अंदर बहुत सारी अंडरग्राउंड बिल्डिंग है और अंदर जो सिक्योरिटी है वह यूएसए के गवर्नमेंट ऑफिस से ज्यादा है। जैसे ही मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपना प्लान सक्सेसफुल करना चाहता था, पर तभी मुझे लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है और मैं कुछ कर पाता। उससे पहले ही चारों तरफ से बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे घेर लिया और उसके बाद तो आपको पता ही है रेहान, 10 सालों तक 3 वक्त का फ्री का खाना खाने के लिए मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा था। रेहान अभिनव के पास्ट के बारे में जानता था, पर उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि यह सब कुछ इस कंपनी की वजह से हुआ था। अभिनव क्यों इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद री को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसने अभिनव से कहा, यह अगो टेक्नोलॉजी कंपनी कर क्या रही है और यहां पर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी मेजरमेंट क्यों है कि तुम भी इसमें फेल हो गए। रेहान की बात सुनकर अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर उससे कहा, अगर मैं वहां पर फेल हुआ हूं तो मैं इतनी जल्दी तो हार मानने वाला नहीं था, और फिर आम जेल मुझे कब तक कैद करके रख सकती थी। मैं उस जेल से बाहर निकलकर इस बात का बदला उन लोगों से लेना चाहता था, पर जब मैंने इस बारे में पूछताछ की तो मैंने बदला लेने का इरादा छोड़ दिया। रेहान के साथ साथ अमन और जुनैद को भी इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी आ रही थी। अभिनव की बात सुनकर उन दोनों ने एक साथ कहा, क्यों? अभिनव ने एक गहरी लंबी सांस ली और फिर उन तीनों से कहा, क्योंकि इस कंपनी के पीछे बहुत बड़ी ताकत है। मुझे अभी तक नहीं पता चला है कि यह किस तरह की ताकत है और कौन लोग हैं इसके पीछे, पर इन सब बातों में एक बात एकदम साफ है, जिस आदमी ने मुझे इस कंपनी का डाटा चुराने के लिए ही आकर हाय किया था, मैंने वहां रहकर उस पूरी ताकत के बारे में जाना, तो उसके बाद मैंने उस जेल से बाहर निकलकर बदला लेने का इरादा पूरी तरह छोड़ दिया था। उन लोगों ने मुझे मारा नहीं, शायद उन लोगों ने मुझे कोई छोटा मोटा चोर समझा होगा, इसीलिए उन लोगों ने मुझ पर अपना समय बर्बाद नहीं किया। मैं 10 साल तक जेल में रहा, पर फिर भी मैंने वहां से भागने की हिम्मत नहीं की। अमन बहुत देर से शांत बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी अचानक से उसने कहा, रेहान, रेहान, मुझे अचानक से अभी ऐसा लगा जैसे ये जो मिस्टीरियस ताकत है जिसने देवांश और ब्रॉय को मारा था, क्या ये आपका परिवार हो सकता है? जैसे ही जुनैद ने यह बात एक पल के लिए सोची तो वह एकदम से घबरा गया, क्योंकि अगर अमन ने अभी अभी जो कहा वह सच था तो हो सकता है कि देवांश और ब्रॉय की मौत एक्सीडेंट में ना होकर पूरी तरह प्लान की हुई हो, क्योंकि उसके आसपास जो बॉडीगार्ड थे वह कुछ
कोई आम बॉडीगार्ड नहीं थे। वे लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, और अगर मिस्टीरियस फोर्स ने उन बॉडीगार्ड के रहते हुए भी देवांश को मार दिया तो हो सकता है कि इतनी बड़ी ताकत सिर्फ मित्तल परिवार के पास ही हो। रेहान ने अमन की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, कौन जानता है, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी एक बच्चा ही था और शायद यह सब कुछ मेरे ही परिवार में से किसी ने किया हो, और शायद ना भी किया हो। हम लोगों को बिना किसी सबूत या फिर क्लू के इस तरह आंख बंद कर अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अमन को भी यह बात सही लगी और उसने उन सबसे कहा, आप सही कह रहे हैं रेहान, वैसे भी यह सब कुछ हमारे साथ नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग बिना वजह इसके बारे में बात करके अपनी टेंशन क्यों बढ़ाएं? हमें सर्वर के बारे में बात करनी चाहिए। रेहान को इन सब पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। एक हार्डवेयर सर्वर की बात ने अभिनव को बहुत सारी चीजों में इवॉल्व कर दिया था। अब रेहान को सच में इस सटी वाली बात में दिलचस्पी आ रही थी। इस पूरे मामले में इस मिस्टीरियस कंपनी का सवाल काफी बड़ा प्रभाव छोड़ रहा था। शायद इसीलिए बहुत सारी चीजें जो इस कंपनी से जुड़ी हुई थी वह एकदम गुमनाम बनकर रह गई थी। अभिनव ने अपना गला साफ करते हुए फिर से अपनी बात कंटिन्यू की। मुझे उस जेल इसीलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस कंपनी से फिर से बदला लूंगा। उस जेल से छूट जाने के बाद मैंने फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर किसने सोचा था कि 3 साल पहले अचानक से यह कंपनी एकदम रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएगी, और इस तरह से गायब होगी कि जैसे यह कंपनी कभी बनी ही नहीं थी। इसीलिए इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, और जो भी पास्ट में हुआ वह सब सिर्फ एक वहम था। जैसे ही वहां बैठे उन तीनों लोगों ने यह बात सुनी कि वह कंपनी गायब हो गई थी तो वह लोग फिर से हैरान हो गए। उन सब लोगों को लग रहा था कि आज बहुत सारी बातें उन लोगों के साथ हो रही हैं। अभिनव ने उन लोगों से फिर कहा, वह कंपनी वापस दोबारा कभी नहीं दिखी। वह कंपनी कभी अस्तित्व में मैं भी थी। इस बात के निशान एकदम साफ कर दिए गए थे। अगर आज मैं इस आइटम लिस्ट में इस सवा पर वह लोगो नहीं देखता तो शायद मैं लगभग उस कंपनी के बारे में भूल ही चुका था। रेहान ने अभिनव की बात सुनने के बाद कहा, यह सब कुछ तो सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। आखिर यह कंपनी कर क्या रही है? ऑन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर को इस तरह के ऑन एक्शन में इवॉल्व होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने सही कहा ना? जूनियर ने रेहान की हमें हां भरते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, जरूर। इन सब में इस कंपनी का और बाकी लोगों का बहुत बड़ा प्रॉफिट छुपा हुआ है, वरना यह लोग देवांश और रॉय को इस तरह से नहीं मारते। यह सब कुछ सिर्फ पैसों की लालच के लिए नहीं है। जरूर इनमें और भी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। उसी वक्त अभिनव ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, मुझे इस बारे में और नहीं पता है, क्योंकि मैंने जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन की थी तो मुझे बहुत कम बात ही इनके बारे में मालूम हुई थी, और देवांश और ब्रॉय ने मुझे हायर करने के ही पैसे दिए थे, और उन्होंने मुझे उस डाटा को चुराने का मकसद नहीं बताया था। अभिनव ने जब रेहान, अमन और जुनैद को इस सर्वर कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताया तो बात निकलते निकलते बहुत दूर तक चली गई, और इसी वजह से अमन और जुनैद को अभिनव के अतीत के बारे में पता चला। असल में अभिनव एक चोर था जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी, और वह किसी भी टाइट से टाइट सिक्योरिटी को तोड़ सकता था। उसके इसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए रोज किंगडम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पसंद देवांश ओब्रॉय ने उसे इस अगो कंपनी का सीक्रेट डाटा चुराने के लिए कहा, और इसके लिए अभिनव को बहुत बड़ा अमाउंट भी पे किया गया। पर जब असल में अभिनव उस बिल्डिंग में पहुंचा तो उसके लगाए हुए सारे अनुमान और प्लानिंग फेल हो गए, क्योंकि असल में वह बिल्डिंग जैसी दिखती थी, उससे 100 गुना ज्यादा भव्य और मिस्टीरियस थी। उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट थी कि कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि आमसी दिखने वाली यह कंपनी असल में अपने आप में बहुत गहरे राज छुपाए हुए हैं। और इसी वजह से अभिनव को 10 साल की सजा हो गई, और उसे उसी कंपनी की जेल में 10 साल बिताने पड़े। असल बात तो तब सामने आई जब 10 साल कैद की सजा काटकर अभिनव ने अपना बदला लेने के लिए इस कंपनी के बारे में वापस पता लगाया, और तब जाकर उसे पता चला कि 3 साल पहले ही यह कंपनी पूरी तरह बंद हो चुकी है, और इस कंपनी ने अपने पीछे किसी भी तरह का कोई निशान नहीं छोड़ा। यहां तक कि लोग यह भी नहीं जानते कि इस जगह कोई कंपनी भी थी। क्या इस बात में अमन, रेहान और जुनैद तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जो कंपनी 3 साल पहले पूरी तरह बंद हो चुकी है, उसका आज इस ऑक्शन में कैसे बिक सकता है? क्या यह कंपनी किसी तरह से सिर्फ दुनिया के सामने दिखावे के लिए बंद हुई थी?
और इस कंपनी के हार्डवेयर सवा में ऐसा क्या सॉफ्टवेयर डाला हुआ था जिसकी नीलामी इतने बड़े काले बाजार के इस ऑक्शन एसोसिएशन की जा रही थी। सब लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे और किसी के पास भी इसके अगेंस्ट कोई भी क्लू या फिर सबूत नहीं